हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि अच्छी होंगे। हमारे YouTube फैमिली में आपका स्वागत है। यह जो लड़की है उसे आप कहीं न कहीं देखे होंगे। उसके खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट पर वायरल कर दिया। उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने कितने का दिल चुरा लिया। पर आज हम बताएंगे उसकी खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे एक डरा देने वाला कहानी, और वे इस तरह कोर्ट में क्यों आई थी। तो कहानी की आखिर तक बने रहिए। हाय, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, और अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो है साल 2013 की, पर हुआ यह कि नवंबर 2020 में अचानक रातों रात इंटरनेट पर वीडियो वायरल हो जाती हैं, क्योंकि लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर यह लड़की है कौन। तो आगे पूरा कहानी जानेंगे। तो कहानी है कोलोराडो, यूएस की, जहाँ एक परिवार रहती है। परिवार में रॉबर्ट गुज़मान और उनकी पत्नी यमी होय, उनकी एक बेटी इजाबेला गुज़मान। शादी की कुछ साल की बाद रॉबर्ट और यमी होय को तलाक हो जाता है। यमी होय ने दूसरा शादी कर लेते रयान होय से। दोनों कोलोराडो की एक मकान पर रहते हैं, साथ में इजाबेला। इजाबेला वही लड़की है जिसे अपने वीडियो की शुरुआत में देखा, भूली और मासूम चेहरा। मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल की मां यमी अपने स्टूडियो से काम खत्म करके घर लौट रही थीं। उनकी कार घर के पास पहुंचते ही एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया, जिससे यह साबित हुआ कि इससे पहले भी यमी हुए को ऐसी घटना की सूचना मिली थी। तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई, क्योंकि इजाबेला घर पर अकेली रहती हैं। जब यमी होय घर पर नहीं होती, इजाबेला अक्सर अलग अलग लड़कों को साथ लेकर आती थी। जब घर में किसी के आने की आवाज होती, वे लड़के खिड़की से कूदकर भाग जाते थे। 27 अगस्त 2013 की शाम इजाबेल की मां यमी होय ने खुद एक लड़के को इजाबेला के कमरे से भागते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों की बातों पर यकीन किया। उनके साथी ने इजाबेल के सौतेले पिता के साथ इजाबेल के कमरे में पहुंचने पर उन लड़कों के बारे में पूछा, लेकिन इजाबेल ने किसी भी बात का सही जवाब नहीं दिया। उसने गुस्से में मां के साथ बुरा भला कहना शुरू किया। इतना ही नहीं, मां के मुंह पर थूक कर चली गई। यमी होय को इजाबेल के भद्दे बर्ताव से बहुत डर लगा, जिससे उसे अपने कमरे में अकेले सोने में भी डर लग रहा है। इजाबेल रोज अकेले ही सोती है, लेकिन उस रात वह अपने पति रयान होय के साथ ही रही, गेट लॉक करके। इजाबेल का जन्म 9 जून 1995 को कोलोराडो के ऑरोरा शहर में हुआ था, जहां उसके माँ बाप रॉबर्ट और यमी गुज़मान एक साथ रहते थे। साल 1999 में रॉबर्ट और यमी के बीच तलाक होता है, जिसके बाद इजाबेल अपनी मां के साथ रहने लगती है। इजाबेल की जिद्दी और गुस्सेल आदतें बढ़ जाती हैं, खासकर माँ बाप के तलाक के बाद। मां यमी ने साल 2000 में रियान हुए के साथ शादी की, जिससे इजाबेल का गुस्सा और भी बढ़ता है। इजाबेल की मां यमी को इजाबेल के बर्ताव से परेशानी होती है, और वह इजाबेल को अपने सगे पिता के पास भेजती है। पर उसके गुस्से में कोई सुधार नहीं होता है। इसके बाद इजाबेल ने अपने धर्म को भी छोड़ दिया। वह पूरी आजाद ख्यालों वाली हैं। इजाबेल ऐसा लड़की बन गई थी, ना तो वह अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही ढंग से स्कूल जाती। बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती। कई बार तो वह 3-3, 4-4 दिन तक घर और स्कूल से गायब रहती, और जब उसकी माँ उसे समझाती तो उनसे ही लड़ने लगती। वह स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बस वह किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम उसे समझाने पर भी उसने वह काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, और वह था अपनी मां की मुंह पर थूकना। जिसके बाद यमी होय ने पूरी रात डर के साए में गुजारी। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की वह रात बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब यमी होय अपना मोबाइल चेक करती हैं, तो देखती हैं कि इजाबेल ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। जब वह उस मेल को ओपन करती हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ इतना ही शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इजाबेल के कहने का मतलब था तुम्हें भुगतना होगा। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आखिरकार यमी पुलिस को बुलाने का फैसला करती हैं, और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को कॉल कर देती हैं।
जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और उस मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इजाबेल ने भेजी थी। पर क्योंकि यह घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इजाबेल को समझाती है और फिर बाद में वार्निंग भी देती है। 28 अगस्त 2013 की शाम 9 बजे के आसपास यमी भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद यह यमी अपने पति से पूछती है कि इजाबेल कहाँ है, तो वह कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 6 बजे के आसपास इजाबेल को घर के किचन में देखा था। रियान की बात सुनने के बाद यमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और इधर रयान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद ही रात के करीब 10 बजे रयान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो। कुछ सेकंड बाद यमी चिल्लाकर रायन का नाम पुकारती हैं। अपना नाम सुनते ही रयान उठकर बाथरूम की तरफ भागता है और देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और शावर के चलने की आवाज आ रही है। फिर वह बाथरूम के जब और करीब गया और जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे पास गए तो किसी ने पूरी जान लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से यमी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी और बाहर से रयान बाथरूम का दरवाजा पीटने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और यह देखते ही उसकी हवा खराब हो गई। पुलिस को कॉल कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:30 था। कॉल पर रयान ने पुलिस को बताया कि उसकी बीवी और सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद हैं और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी के ऊपर जानलेवा हमला कर रही है। तभी अचानक से रियान ने एक जोर की आवाज सुनी, ओ गॉड, और यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी यमी की थी और यह उसकी आखिरी आवाज थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से इजाबेल बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका बदन खून से सना हुआ और उसने अपने हाथ में एक चाकू ले रखी थी जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इजाबेल को इस हालत में देखकर रयान सन्न रह गया और फौरन भागकर बाथरूम में गया, पर वह जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी बाथरूम के फर्श पर में पड़ी थी। यमी के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू घोंप के अनगिनत निशान थे। उसके बगल में एक बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रियान अभी भी कॉल पर ही था और जब उसने पुलिस को बताया अपनी बीवी की हालत तो पुलिस ने उसे अपनी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। रियान यमी को सीपीआर देने लगा पर कोई फायदा नहीं हुआ। यमी को देखकर यह साफ लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। खैर रयान के कॉल के बाद रात पुलिस भी वहां पहुंच गई और इसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी पहुंच चुकी थी। जांच की गई और 28 अगस्त 2013 की रात 10:30 पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस इजाबेल को ढूंढना शुरू करती है मगर वह पूरे घर में कहीं नहीं थी। नेक्स्ट डे यमी होए की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें पता चला कि यमी होए के ऊपर 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। यह खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई थी। एक बेहद असामान्य घटना जिससे लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि एक बेटी ने अपनी ही मां को इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दी। पुलिस भी इजाबेल को ढूंढने के लिए प्रयासरत थी लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने मर्डर के आरोप में 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 को दोपहर 2 बजे इजाबेल गुज़मन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया से गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते के बाद 5 सितंबर 2013 को सुबह इसाबेल को कोलोराडो के काउंटी कोर्ट में पेश होना था जहां उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए। जब उसने कोर्ट में पेश होने की मना की तो उसे जबरदस्ती लाना पड़ा। वह कोर्ट में पहुंचने पर मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब से चेहरे बना रही थी। काउंटी कोर्ट के जज ने इजाबेल के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही यह ऑर्डर दिया कि जब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई बेल भी नहीं ले सकती। इसके बाद उसे जुडिशियस कस्टडी अरोरा सिटी जेल में भेजा गया। 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इसाबेल गुज़मन का ट्रायल शुरू हुआ। इसाबेल गुज़मान को मर्डर के आरोप में 29 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया गया
और उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्ज लगाए गए। ट्रायल के दौरान डॉक्टर रिचर्ड पोनस की रिपोर्ट ने इसाबेल की पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होने का साबित किया, जिससे उसके मानसिक स्थिति की अस्थिरता सामने आई। फर्स्ट डिग्री मर्डर के आरोप के बावजूद अदालत ने इसाबेल को कोई सजा नहीं सुनाई और उसे कोलोराडो में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए भेज दिया गया। और इसके बाद कहा गया कि जब तक इसाबेल अपने और समाज के लिए खतरा नहीं प्रतिष्ठित होती, तब तक उसे मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रहना होगा। इस कारण कोर्ट ने उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेजने का आदेश दिया, जहां उसने लगभग 6 सालों तक रही। नवंबर 2020 में जब इसाबेल 25 साल की थी, उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया और अपने इलाज के दौरान किए गए बदलावों के बारे में बताया। जब उसका वीडियो एकदम से वायरल हुआ, तो लोग उसके समर्थन में उतरे, और यह भी सिर्फ इसलिए कि वह दिखने में सुंदर और मासूम थी। मानवता कहां जा रही है? हालांकि इस वीडियो के बाद जून 2021 में इसाबेल को मेंटल इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। अब वे बाहर हैं, आजाद हैं, लेकिन कुछ मीडिया का कहना है कि इसाबेल अभी भी मेंटल इंस्टीट्यूट में है। अफसोस की बात है कि जो इतना प्यार करती थी अपनी ही माँ, उसी को ही मार डाला, और लोग खूबसूरती की वजह से उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, उसे सजा काटने की जरूरत नहीं। तो कहानी में इतना ही था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और आपका क्या ख्याल है इस कहानी को लेकर, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।